सो हेलो मेरे GC 3.0 के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? सब बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? सब कूल मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बात कर ली थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ लिया था, उसके न्यूमेरिकल कर लिए थे, और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बात करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो गाइस, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग आज के क्लास में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, हम इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे ना। बेसिकली व्हाट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शंस इन विच rate of the reaction, in which the rate of the reaction will depend upon any one of the reactant। यानी मान लीजिए अगर कोई एक रिएक्टेंट है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एक रिएक्शन हो रही है, इसमें A प्लस B रिएक्ट करके C बना रहे हैं, और ऐसे केसेस में, इस टाइप के केसेस में आपका ये जो B है, इसके कॉन्सेंट्रेशन में मैं कितना ही चेंज कर लूं, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये जो B हो जाएगा, इस B की पावर में मुझे 0 लिखना पड़ेगा। लेकिन जो अपना A है, अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल करता हूं तो रेट डबल हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करता हूं तो रेट ट्रिपल हो जाता है, मतलब कि 1। तो ये इसकी रेट लॉ इक्वेशन बनेगी। मतलब कि किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर केमिकल रिएक्शन का रेट अगर डिपेंड करे तो उसे आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात? आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। तो राइट नाउ मैं ये इमेजिन करता हूं कि मेरे पास में एक ए नाम का रिएक्टेंट है और ये पी नाम का प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, मान लो इनिशियली जब टाइम 0 था तब ए का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए था और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 था। नाउ आफ्टर टाइम टी, मैंने माना कि ए में से एक्स अमाउंट कम हो गया, ए में से एक्स अमाउंट कम हो गया। इमेजिन करो ये ए 100 है और प्रोडक्ट की मात्रा 0 है। नाउ 100 में से 20 चला गया, 100 में से 20 चला गया, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 20। समझ गए? 100 0, 100 में से 20 चला गया, ये 20 बन गया। हम अगर मैथमेटिकल वैल्यूज लिखेंगे तो मुझे 100 माइनस 20 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 80 लिख के काम चला सकता हूँ। लेकिन क्योंकि अभी मुझे वैल्यू नहीं पता कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है और उसमें से टाइम टी पर कितना खर्च हो जाएगा, मैं इसे a माइनस एक्स मानकर चलूँगा। a माइनस एक्स मान के मैं इसको चलूँगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? तो जब मैं इसकी रेट लॉ इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स की पावर में 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? मैं इस इक्वेशन को, ये जो मैंने रेट लॉ इक्वेशन लिखी है, इस रेट लॉ इक्वेशन को मैं ज़रा एक बार रीअरेंज कर लेता हूं तो ये कुछ ऐसी दिखने लगी। देखो, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt।
समझ गए? मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। लेट्स इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। अब आप देखोगे कि dx तो एक कांस्टेंट है, लेकिन a माइनस एक्स तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट होता है, जब आप dt का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा और एक मिलेगा c, दैट इज योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, बहुत आराम से बन गई, बिना किसी परेशानी के बन गई। नाउ ये जो मैंने इक्वेशन बनाई, रेट लॉ इक्वेशन, ये टाइम t पर बनाई। देखो जब टाइम t हो गया था तो हमारे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स बचा। कब? एट टाइम t। लेकिन जब टाइम 0 रहा होगा, जब टाइम 0 रहा होगा तब क्या हुआ होगा? तो अपन यहां लिखते हैं व्हेन टाइम वॉज 0 x की वैल्यू 0 रही होगी। भाई अगर आप a माइनस एक्स में, अगर आप a माइनस एक्स में x की वैल्यू 0 कर दो तो ये बन जाएगा a, मतलब तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अभी कुछ भी खर्च नहीं हुआ, मतलब अभी आपके रिएक्टेंट में से कुछ भी खर्च नहीं हुआ, अभी आपका रिएक्टेंट प्योर बचा हुआ है। तो पुट बोथ दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपको यहां दिखने लगेगा आई एन a माइनस 0, यानी इट विल बिकम a, इट विल बिकम a k मल्टीप्लाई बाय t, t की वैल्यू 0 तो जाएगा 0, यहां बन जाएगा c, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करके देखो तो यहां पर आपको दिखाई देगा आई एन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस आई एन ए। मैं आई एन ए को इस नेगेटिव के साथ उठा के आगे रख देता हूं, तो ये बन जाएगा आई एन ए माइनस आई एन ए माइनस एक्स, इट शुड बी आई एन और एल एन, नेचुरल लॉग के टी। ठीक है, अब आप लोग सब जानते हो कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स हो तो यहां पर नेचुरल लॉग कॉमन आ जाता है, ये a ऊपर चला जाएगा और ये a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा एंड इट विल बिकम के टी। जब मैं नेचुरल लॉग हटाता हूं, तो इट विल बिकम इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ये हमेशा इसके बराबर होता है, तो मैं यहां से नेचुरल लॉग हटा देता हूं तो इट विल बिकम 2.303 लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैं के टी को यहां लिख देता हूं। आप चाहे तो ये t को यहां से हटा के इसके नीचे ले जाइए और ये बन गई तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन। आप चाहे तो ये स्मॉल a को अपने a नॉट से लिख सकते हो, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। a नॉट क्या है? आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। एंड अगर आप चाहें तो a माइनस एक्स को कैपिटल A से लिख सकते हो, विच इज कॉल्ड एज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, यानी जब टाइम t पर रिएक्शन पहुंच जाती है एक सर्टेन पॉइंट पर तो कितना रिएक्टेंट बचा, दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और वी कैन से लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कितनी मात्रा बची है। तो देखो कितने आराम से मैंने बिना किसी परेशानी के, कितने अच्छे से आपको इसको डिराइव करना सिखा दिया। आराम से इसका डेरिवेशन लिख लो, आराम से इसका डेरिवेशन लिख लो। आपको ये फॉर्मूले की पूरे 12th में ज़रूरत पड़ेगी, पूरे जेई में ज़रूरत पड़ेगी, पूरे नीट में ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो ज़रा इसको अच्छे तरीके से इम्पॉर्टेंट समझ के लिख लीजिएगा। लिख लो मेरा बच्चा लोग, प्लीज़ इसे लिख लो, नोट इट डाउन, अच्छे तरीके से नोट इट डाउन, आराम से बढ़िया तरीके से इसको लिख लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए ग्रेट। मैं इसको थोड़ा सा रब करके पहले यहाँ पर अपनी इक्वेशन को लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। तो इक्वेशन बन जाएगी k इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन a, और यहाँ पर आ जाएगा t। ये लो, इस इक्वेशन को पहले ज़रा देख लो।
मैंने वो वैल्यूज़ पुटअप कर दी। अब हम लोग चलते हैं इसके ग्राफ को समझने के लिए कि अगर मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना हो, अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो क्या करेंगे। देखिए, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ के टी इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, 2.303। अब आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि अगर दोनों डिवीजन में होता है तो इनके बीच में सब्ट्रैक्शन लगा दो, सिखाया था आप लोगों को। मेरे प्यारा बच्चा लोग सिखाया था कि नहीं सिखाया था, थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे लॉग बेस 10, लॉग बेस 10। और मैं एक काम करता हूं, इसको डिवीजन में ले आता हूं, मैं इसको पूरा ऐसा लिख देता हूं के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस लॉग बेस 10 ए, लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस लॉग बेस 10 ए। क्या मैंने सही लिखा, कोई तकलीफ। चलिए अब क्या करें सर, अब एक काम करते हैं, इस लॉग बेस 10 को उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव लॉग बेस 10 ए इज इक्वल टू, यहां पर मुझे दिख रहा है लॉग बेस 10 ए नॉट। मैं इस पूरी टर्म को उठा के यहां ले आता हूं, तो इट विल बिकम माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग बेस 10 ए। सर आपने इस इक्वेशन को ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को चाहता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर लिखना, वेयर y इज योर लॉग बेस 10 ए। यानी जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इस ग्राफ के y एक्सिस पर मुझे लॉग बेस 10 ए दिखना चाहिए वर्सेस t, t इज योर टाइम, तो x एक्सिस पर यहां पर मैं t को लिखना चाहूंगा, वेयर c इज योर कांस्टेंट, यानी कि जब टाइम 0 रहा होगा तब आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लॉग बेस 10 ए नॉट के बराबर रहा होगा, लॉग बेस 10 ए नॉट के बराबर रहा होगा। और अब आप देखो यहां पर आपको जो स्लोप मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस के अपॉन 2.303। बीइंग नेगेटिव इन नेचर आपको स्लोप नीचे की ओर आता हुआ नजर आएगा, तो आपका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा एंड इट विल इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया तुम्हारा इसका ग्राफ, ये बन गया मेरे लाडलो इसका ग्राफ। जरा इसको नोट कर लीजिए, जरा इसको नोट कर लीजिए प्लीज, आराम से नोट कर लीजिए मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे गुलजारी लालो, नोट कर लो, नोट कर लो, कोई परेशानी हो तो देख लो, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर, क्या इसका ग्राफ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखो ग्राफ पर बहुत सवाल आते हैं, आई रिपीट वंस अगेन, ग्राफ पर बहुत सारे सवाल आते हैं और ये ग्राफ आपको आना चाहिए। और ये ग्राफ की मैंने इक्वेशन भी बनाकर दे दी, जैसे कभी ग्राफ में आपको कुछ सॉल्व करने को दे दिया जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ की इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन को आपको फॉलो करना है, सारी वैल्यू सेम रहेगी, लॉग बेस 10 यहाँ रख दो, लॉग बेस 10 ए नॉट यहाँ रख दो, के टी बाई ये लिख दो, पूरी इक्वेशन आपको, पूरी चीज आपको ग्राफ के बेसिस पर भी मिल जाएगी, ठीक है। कोई परेशानी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर, पक्की बात। मैं इसे मिटाना चाहूंगा, क्या मैं इसे मिटा दूं, चलिए ग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा प्लीज, मेरे प्यारे बच्चों एक बात को और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग सिंपल इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके ग्राफ बनाते हो, अगर आप लोग सिंपल वो इक्वेशन का इस्तेमाल करके ग्राफ बनाते हो वर्सेस किसका, लॉग बेस 10 ए नॉट बाय ए वर्सेस टाइम टी, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, देन टी आपका टाइम हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, फिर आपका यहां पर जो स्लोप मिलेगा आपको वो पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। नाउ द स्लोप विल बी
पॉजिटिव k बाय 2.303। मतलब वो इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा k अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log बेस 10 a नॉट अपॉन a नॉट अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 1 बाय t। ये इक्वेशन हो जाएगी। तो अब आप देखो ये तुम्हारा स्लोप बन गया, दिस इज योर स्लोप। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। मतलब यहां पर आपका जो कांस्टेंट है वो यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर आपका कांस्टेंट 0 हो गया, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा दो ग्राफ आपको याद रखने, हमेशा ध्यान रखना आपको यहां वाले केस में दो ग्राफ याद रखने हैं, और ये दोनों ग्राफ बहुत जरूरी है। बस ध्यान रखना, एक में स्लोप नेगेटिव हो जाता है, एक में स्लोप पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव स्लोप की इक्वेशन ये है ये, और पॉजिटिव स्लोप की इक्वेशन ये है। तो इसको जरा ध्यान रख लीजिएगा। ये दोनों ग्राफ अच्छे तरीके से अपनी कॉपी किताबों में बना के रख लो। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हाफ लाइफ के ऊपर सवाल आ गया तो अगली हेडिंग डालो, हाफ लाइफ, आधी जिंदगी, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ क्या होएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, हाफ लाइफ का मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में, पिछले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के वीडियो में, लेक्चर में समझा चुका था कि एक ऐसा टाइम जिस पर रिएक्टेंट की मात्रा हाफ हो चुकी हो, प्रोडक्ट हाफ बन चुका हो, दैट टाइम इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपकी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालने जाएं तब क्या होगा? तो देखो, मान लीजिए एक ए नाम के रिएक्टेंट से पी नाम का प्रोडक्ट बन रहा है। जब टाइम 0 था तो मैंने माना इसका कॉन्सेंट्रेशन ए था। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट मान लेता हूं, प्रोडक्ट की मात्रा 0 थी। अब जब रिएक्शन अपने हाफ लाइफ पर पहुंच चुकी है तो या तो मैं इसे अगर ए मान लूं तो यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स, और यहां बन जाएगा एक्स। यही मैंने सिखाया था। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या? रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है, तो यहां पर क्या मैं एक्स को ऐसा नहीं लिख सकता a/2, और ऐसा नहीं लिख सकता 0.5 a। भाई मैंने x का मतलब क्या सिखाया था कि जब टाइम t हो जाएगा तो a में से x मात्रा खत्म हो गई, a में से x अमाउंट खत्म हो गया। अब यहां पर क्योंकि रिएक्शन हाफ लाइफ पे पहुंची है तो ये x की मात्रा आधी होगी, यानी a का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं यहां पर इसे लिख सकता हूं a माइनस a/2, और इसे भी मैं लिख सकता हूं a/2, और वी कैन से 0.5 a। क्या मैंने सही लिखा? बिल्कुल मैंने सही लिखा। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को वहां पर पुटअप करके रखते हैं। अब इन वैल्यूज को अपन वहां पुटअप करके रखते हैं, तो मैं उस इक्वेशन में एक काम करता हूं, टी हाफ को उधर ले जाता हूं, 2.303 को यहां रखता हूं, के नीचे आ जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा। नाउ ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं ए नॉट के ए को यहां रख देता हूं, वेयर ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, एंड ए की जगह यहां पर, यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी, कितना बचा? 0.5 a, 0.5 a। तो देखो ए से ए कट गया, 0.5 से ये ऊपर चला गया 10, और ये चला गया 2। तो यहां पर आपको वैल्यू मिल रही है टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log बेस 10 2। बेटा जिन बच्चों को log बेस 10 2 की वैल्यू पता है वो जानते हैं कि log बेस 10 2 की वैल्यू हम लोग 0.3010 लेकर अप्रॉक्सीमेटली चलते हैं। तो फाइनली यहां पर आपका टी हाफ, इसको मैं हटा दूं, तो फाइनली आपका टी हाफ बन के आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010
अपॉन के, यानी कि 0.693 अपॉन के विल बी द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस फॉर्मूले को अपने दिलो जान से ज़्यादा प्यार कीजिएगा, अपने बाबू सोना से ज़्यादा प्यार कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एंड इस फार्मूले के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। लिख लिया? लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को कुछ और बेसिक बातें बता देता हूं, बेसिक बातें बता देता हूं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। न्यूमेरिकल्स करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला भी लिख लेते। तो टी हाफ विल बिकम 0.693 बाय के। ये दो फॉर्मूले आपके लिए ज़रूरी हो गए। अच्छा, मैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में, कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेता हूं। पहला हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस जितनी भी होती है वो सारी फर्स्ट ऑर्डर में आती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास में C2H4 है, यानी मान लीजिए आपके पास में इथीन है। अगर आप इस इथीन का हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं तो ये बन जाएगा C2H6, यानी कि आपका इथेन। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। सर ऐसा क्यों? देखो, हाइड्रोजन हमेशा एक्सेस क्वांटिटी में होगा, हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। हम हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा दें, कम कर दें, रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रेट पर असर पड़ेगा इथीन की वजह से। अगर इथीन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाएगा, अगर कम है तो कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। दूसरा इज द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 into NO2 plus half moles of oxygen. So this decomposition of N2O5 is basically a first order kinetics. ये एक प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपके पास में NH4NO2 नाम का एक कंपाउंड है, अगर मैं इसका भी थर्मल डीकम्पोजिशन करूं, देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 अलग हो जाएगा और 4 और 2 हाइड्रोजन मिलके वाटर बन के अलग हो जाएंगे। इट ऑल्सो फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। चौथा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टार बना के लिखने लायक है, ये जेई में पूछा जा चुका है। ऑल द नेचुरल और आर्टिफिशियल, कोई भी हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, रेडियो एक्टिव डीकेस आर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी आपके जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का डीकम्पोजिशन होता है, वो जब अपने आप को डीकम्पोज करते हैं, जैसे कि आपका यूरेनियम टूट जाता है आपके रेडियम और हीलियम में, तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। यानी जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस दिख रही है वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आएगी। पांचवा, अगर मान लीजिए आपके पास में ईथर है CH3 C डबल बॉन्ड और C2H, दिस इज योर ईथर। अगर आप ईथर का रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक इन्वायरमेंट, तो ये टूट जाएगा CH3 COOH के अंदर और C2H5OH के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पर वाटर अगेन बहुत एक्सेस में होता है, इतना एक्सेस में होता है कि इसकी क्वांटिटी बढ़ा लो कम कर लो कोई असर नहीं होगा, लेकिन ईथर पर चीज़ डिपेंड करेगी। तो ये अगेन एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 केमिकल रिएक्शंस तो आप लोगों को जीवन भर याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आएगी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और रिएक्शन करा देता हूँ जो एक बार मुझे देखने को मिली थी नीट के पेपर में। H2O2 in presence of iodine decomposes into water and half moles of oxygen। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। एंड एक केमिकल रिएक्शन थी इज द इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज C12H22O11 in presence of water and acidic environment, that is your सुक्रोज।
तो सुक्रोज टूट जाता है C6H12O6 यानी कि आपके ग्लूकोज में, और ये टूट जाता है C6H12O6 यानी कि आपके फ्रक्टोज में। तो ये सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। जैसे कि आपको इसको लिखना भी है तो आप कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के C12H22O11 की पावर में 1। अगर आपको फॉर एग्जांपल ईथर का रेट लिखना है तो आप ईथर का रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के CH3C+O C2H5 की पावर में 1। अगर आपको इसका रेट लिखना है तो आप लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के H2O2 की पावर में 1। अगर आपको इसका रेट लिखना है तो आप लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के C2H4 की पावर में 1 और H2 की पावर में आप लिख देंगे 0। जीरो ऑर्डर, इस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए? तो दिस इज योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ गाइस, अब हम लोग इतना समझ लेने के बाद, एग्जाम्पल्स वगैरह ले लेने के बाद, अगले पार्ट में जिसमें मैं शांति से आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मूलेस आपके सामने हैं, एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनके बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज इसको अच्छे तरीके से करके देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, एनसीईआरटी के तो कराऊंगा ही कराऊंगा, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो लेक्चर बढ़ाना हो जाए, आप बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो चलो इतना नोट कर लो। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।